हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करी थी। ठीक है, दो पार्ट में हमने उसको सॉल्व कराया है। जितने भी हमने ग्रुप पढ़े थे उनके अंदर जो भी एलिमेंट थे उनके ऑर्डर निकाल के देखे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट विच इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, जिसे सिंपली जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने शुरुआत करी थी ग्रुप से। ठीक है, अब इस ग्रुप को जो है हम एक बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे कि हमने रियल लाइन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम जो है प्लेन में चले जाते हैं, यानी कि आर क्रॉस आर पढ़ते हैं। उसके बाद जो है आर क्रॉस आर पढ़ते हैं, यानी कि आर की पावर 3 पढ़ते हैं, या फिर आर की पावर n पढ़ते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में चले जाते हैं। वैसे ही क्या करने वाले हैं, अब ग्रुप का भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। ओके, दो अलग अलग ग्रुप लेंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और देखेंगे कि ये जो दो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्या ये ग्रुप बनाता है। तो ये बनाता है, किस तरह से बनाता है, दैट वी विल सी इन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, एक होता है आपका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, वो फिर कभी कभी पढ़ेंगे। दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है, बस आप ये ध्यान में रखिए कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में आपने दो कोई भी ग्रुप लेने हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, देखना है कि वो ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। ओके, तो किस तरह से ग्रुप बनाता है, एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन बता रही हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए दो ग्रुप है हमारे पास। ओके, एक है आपका जीवन, जिसके पास जो है मान लीजिए स्टार ऑपरेशन है। दूसरा है आपका G2, जिसके पास मान लीजिए नॉट, यानी कि ये छोटा सा सर्कल, ये एक ऑपरेशन है। और आपके पास जो जीवन क्रॉस G2 है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएंगे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो A कॉमा बी ऐसे एलिमेंट आएंगे, सच दैट कि जहां पे A जो है वो जीवन से होगा और B जो है वो G2 से होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसमें ऑपरेशन क्या है। ओके, तो ऑपरेशन यहाँ पे समझ लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से है, कि अगर मैं दो एलिमेंट लेती हूँ, यानी कि जैसे मैंने A कॉमा बी ले लिया और दूसरा C कॉमा डी ले लिया। ठीक है, ये ले लिया मैंने आपके G1 क्रॉस G2 से, तो इसके बीच में हम ऑपरेशन लेंगे डॉट वाला। ठीक, तो इस डॉट में किस तरह से ऑपरेट होगा ये आप समझिए। तो ए कॉमा बी बीच में डॉट, सी कॉमा डी किसके बराबर होगा, वो ऐसा होगा कि हम ए को ऑपरेट करेंगे सी के साथ विथ स्टार ऑपरेशन। ठीक है, और बी को करेंगे डी के साथ ऑपरेशन विथ नॉट। बात समझ रहे हैं आप, कि देखो ये ए और ये सी, ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों जीवन से बिलोंग कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो ऑपरेशन हुआ वो भी जीवन का ही ऑपरेशन है, जीवन के अंदर जो हमने ऑपरेशन लगाया वही है। उसी तरह से जो आपका बी और डी है, ये आपका G2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में ये जो नॉट है ना, ये G2 का ही ऑपरेशन है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपने जो है ए को जो है सी के साथ ऑपरेट करना है, मतलब उसी ग्रुप के एलिमेंट के साथ और उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करना है। फर्क ये है कि बस आपने लिखना इनको साथ साथ। ठीक है, लिखना साथ में है। जैसे मान लीजिए ए इंटू सी जो है ई आ गया और बी इंटू डी एफ आ गया। ठीक है, लिखना साथ में है, लेकिन ऑपरेशन वही जो जीवन क्रॉस जीवन और G2 में है वो है। ओके, अब सवाल ये है कि ये किस तरह से ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। छोटा सा प्रूफ है, आसान, छोटा सा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आसान प्रूफ है मतलब। ओके, सो लेट्स सी कि प्रूफ क्या है इसका। देखो, सबसे पहले क्या, सबसे पहली बात कि मुझे इसको क्लोज्ड दिखाना है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है। ठीक है, तो जैसे ऊपर ही ले लिया मैंने ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, मान लीजिए मैंने कहाँ से ले लिया, G1 क्रॉस G2 से ले लिया। ठीक है, अब देखो ए कॉमा बी, बीच में लगा रहे हैं हम डॉट। ओके, डॉट सी कॉमा डी। ओके, तो देखिए किसके बराबर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि ये होगा आपका ए स्टार सी कॉमा बी नॉट डी। ओके, तो देखो, अब क्योंकि आपका G1 और G2 दोनों क्या है, ग्रुप हैं। ठीक है, तो जो आपका ए स्टार सी है, मान लीजिए वो आता है कुछ G1 कह देते हैं, तो ऑब्वियसली ये G1 में बिलोंग करेगा बिकॉज G1 इज ग्रुप, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसी तरह से बी नॉट डी जो है वो G2 के बराबर आ जाएगा, जो कि आपके कैपिटल G2 में बिलोंग करेगा, और क्योंकि आपका G2 क्या है, ग्रुप है। बात समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ना, ये भी आपका
इसका नाम क्या है, ये G1 कॉमा G2, ठीक है। ये जो किससे बना है, A स्टार C से और B नॉट D से, ये भी किस में जाएगा, ये भी आपका G1 क्रॉस G2 में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में क्या दिखाना है कि आप तीन एलिमेंट लेते हो। एसोसिएटिव दिखाने के लिए ऑब्वियसली हमें तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए मैंने एक x ले लिया, एक y ले लिया और एक z ले लिया। x जो है वो आपका है a कॉमा b, y है आपका c कॉमा d और z है आपका e कॉमा f, ठीक है। और मुझे क्या करना है, x डॉट y डॉट z को किसके बराबर दिखाना है, x डॉट y ब्रैकेट के अंदर डॉट z, है ना। तो ये लेके चलते हैं। तो x क्या है हमारा, a कॉमा b, ठीक है, डॉट और y और z का डॉट प्रोडक्ट, y और z के बीच में डॉट ऑपरेशन लगा देना। तो y है हमारा c कॉमा d, बीच में है डॉट e कॉमा f। अब आपको पता है कि ये किसके बराबर आएगा, ये a कॉमा बी ऐसे लिख दीजिए। अब देखो मैं इनके बीच में स्टार ऑपरेशन नहीं लगा रही हूँ, ना ही नॉट लगा रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं दिखाऊंगी नहीं, लेकिन आप समझ लेंगे कि इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन है। मैं डायरेक्टली सी ई लिखूंगी, ओके। सो इट इज सी ई, इट इज सी ई कॉमा और ये क्या है, डी एफ, ओके। इनके बीच मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब आप समझ लेंगे कि यहाँ पे जो है स्टार ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे नॉट ऑपरेशन हो रहा है, ओके। विच इज इक्वल टू, अब जो है वापस से इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा दीजिए। तो क्या कहता है ये कि a जो है पहले वाले के साथ ऑपरेट होगा, b जो है सेकंड वाले के साथ ऑपरेट होगा। तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, a c e कॉमा ये आ जाएगा b d f, ओके। अब देखो ध्यान से देखिए कि जो पहला ये a c e बना, ठीक है, ये आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये आपका जो है जीवन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, दिस बिलोंग्स टू जीवन। और ये जो है आपका G2 से बिलोंग कर रहा है, जीवन आपका ग्रुप है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से G2 भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, जीवन भी होल्ड करेगा। यानी क्या कि मैं यहाँ पे जो है ना ऐसा ब्रैकेट लगा सकती हूँ, ए सी के ऊपर ब्रैकेट लगा दो और ई लिख दो, कॉमा बी डी के ऊपर ब्रैकेट लगा दो और एफ लिख दो, है ना। अब इसको मैं अब सेपरेट करके हम लिख सकते हैं। अब देखो ये एक एलिमेंट बन गया, ये दूसरा बन गया, ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया। तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिखा जा सकता है ए सी कॉमा बी डी डॉट ई कॉमा एफ, ठीक है ना। तो जैसे बाइनरी ऑपरेशन में हम इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं इसको, है ना। अब देखो अब मैं जो है इस पे लगाऊंगी अपना जो हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया था, उसको जैसे सेपरेट करते हैं वैसे लिख सकते हैं। देखो ये ए सी है और ये बी डी है, तो इसको लिखा जा सकता है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ मैं, ए कॉमा बी हो गया और बीच में डॉट, ये क्या हो गया, सी कॉमा डी हो गया, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट। और ये ई और एफ तो बाजू में ही है, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या था हमारा x, ये था y और ये था z। तो यानी क्या कि x डॉट y के ऊपर ब्रैकेट डॉट z, बस यही तो हमें दिखाना था। हम लेके क्या चले थे, हम ये लेके चले थे x डॉट y डॉट z, ठीक है ना। तो देखो एसोसिएटिव भी हो गया। नेक्स्ट है थर्ड के, इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि जो जीवन की आइडेंटिटी है और G2 की आइडेंटिटी है। मान लीजिए E1 जो है वो जीवन की आइडेंटिटी है और E2 जो है वो G2 की आइडेंटिटी है। तो जो ये E1 क्रॉस E2 है ना, ये आपका क्या है, G1 क्रॉस G2 की आइडेंटिटी है, ओके। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ G1 क्रॉस G2, ओके। अब इसको आप आसानी से दिखा सकते हो कि किसी से लेफ्ट के साथ जैसे ए डॉट ई है, ई डॉट ए है, ये वाली प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हो, ठीक है, ओके। फोर्थ है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इसमें इनवर्स किस प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये बता इसलिए रही हूँ ताकि जब हम G1 क्रॉस G2 कोई भी डायरेक्ट प्रोडक्ट देखें तो उसमें आपको पता चल जाए कि भाई आइडेंटिटी क्या है और इनवर्स क्या है इनके अंदर, ठीक है। इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं आपको कि आपको इसका प्रूफ समझ में आए, ये समझ में आए कि जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसका इनवर्स कैसा होगा, आइडेंटिटी क्या होगी, इसलिए, ठीक है। अगर a कॉमा बी जो है मैंने G1 क्रॉस G2 से ले लिया, ठीक है, तो जो a का इनवर्स होगा किसके अंदर, G1 के अंदर, और जो b का इनवर्स होगा किसके अंदर, G2 के अंदर। तो इन्हीं का जो ऑर्डर पेयर होगा ना, a इनवर्स और b इनवर्स, यही आपका जो है इस a कॉमा b का इनवर्स होने वाला है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी
योर ए कॉमा बी इसका इनवर्स। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है। जो आपका एलिमेंट है जैसे ए है, वो जीवन के अंदर उसका जो इनवर्स होगा वही इनवर्स जो है वो यहाँ पे भी लिखा जाता है। और उसी तरह से बी का जो G2 के अंदर इनवर्स होगा उसको बस आपने यहाँ पे लिख देना है, कार्टेशियन ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, वही आपका इनवर्स हो जाता है, बात खत्म। ठीक है, इस चीज को आप आराम से प्रूफ भी कर सकते हो, ये आप प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, दिस इज योर ओके। तो यहाँ से आप एक चीज समझ गए इन प्रॉपर्टीज से, जो हमने 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको शो करी, कि आपका जो G1 क्रॉस G2 होता है, दैट इज योर ग्रुप, इट फॉर्म्स ग्रुप। ओके, दिस फॉर्म योर ग्रुप। तो लिख देते हैं हम स्टेटमेंट कि यस, G1 क्रॉस G2 विद दिस ऑपरेशन फॉर्म्स। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। सो लेट मूव टुवर्ड्स एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 1, ये है आपका U8 क्रॉस U10। अब आपको पता है कि U8 क्रॉस U10 क्या चीज होती है। ओके, हमने इसको जो है इस तरह से बनाया ना, U8 क्रॉस U10। ओके, ऐसे भी लिखते हैं और कुछ बुक्स में जो है नीचे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि देखो, U8 के पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जिनका जो है GCD 8 के साथ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपका जो U10 होता है, इट इज व्हाट, जिसका GCD 10 के साथ 1 होता है। ठीक है ना, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, this is unit of modulo n, group of units under modulo n। okay, this is 1, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं, 9। ओके, ये 4 इसके हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये और ये इसमें कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, बस बता रही हूँ मैं। अब देखो U8 क्रॉस U10 क्या आ जाएगा, आराम से आप इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हो ना। तो 1,1, फिर 1,3, 1,7, 1,9। ठीक है, उसी तरह से दूसरा आ जाएगा आपका 1, 3 के बाद 3,1, 3,3, फिर 3,7, 3,9। नेक्स्ट 5, 5,1, 5,3, 5,7, 5,9। देन 7,1, 7,3, 7,7 एंड 7,9। ओके, ये बन गया आपका U8 क्रॉस U10। ठीक है, अब ये जो है ग्रुप बनाता है। ठीक, और इसमें जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा वो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा जैसे कि मैं आपको दो के अंडर में आपको बाइनरी ऑपरेशन लगा के दिखाती हूँ। जैसे ठीक है, मैंने एक ले लिया 1,1 ले लिया मैंने, और एक ले लिया आपका 1,3, ये ले लिया मैंने कहाँ से, G1 क्रॉस G2 से। ठीक है, मतलब U8 क्रॉस U10 से। ठीक, U8 क्रॉस U10 से। अब देखो इन दोनों को मैं ऑपरेट कैसे करूंगी, 1,1 डॉट 1,3 इसको ऑपरेट कैसे करूंगी। तो यहाँ पे पहले को पहले के साथ ऑपरेट करूंगी, तो 1, और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो होता है। अब जो जो पहला एलिमेंट है वो आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, U8 से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 8 आ जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलो 8 आ जाएगा, और 1 कॉमा, फिर नेक्स्ट है आपका 1 और 3, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये कहाँ से, U10 से है। ठीक है, तो 10 अंडर मॉड्यूलो 10। ओके, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 के अंतर्गत ही आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आंसर आएगा, और यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 ही आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली ये आइडेंटिटी थी, और आइडेंटिटी से मैंने 1,3 से मल्टीप्लाई किया तो वही आना चाहिए था, और वही आ भी गया है। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी एलिमेंट का भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे खास बात ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो गिनिए, इसमें 4 ऊपर है, 4 नीचे हैं, 4 चौको 16 है। ठीक है, सो यू कैन से कि ऑर्डर ऑफ, हियर यू कैन से कि ऑर्डर ऑफ U8 क्रॉस U10 कितना है, ये है आपका, U8 के पास होते हैं 4 एलिमेंट और U10 के पास होते हैं 4 एलिमेंट, यानी कि 16 आ गया। ठीक है, यहाँ से आप एक नोट लिख सकते हो या फिर रिमेंबर पॉइंट लिख सकते हो। नोट ही लिखिए क्योंकि एक तरह के छोटे छोटे थियरम है,
ये थ्योरम नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ओके, तो नोट है आपका कि ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 क्रॉस अप टू सो ऑन Gn क्रॉस, जितना भी आप लेते हो फाइनाइट, ओके फाइनाइट, ये यू शुड रिमेम्बर दिस, हम फाइनाइट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर होता है कि आप ऑर्डर को ऐसे सेपरेट कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ G1 इंटू ऑर्डर ऑफ G2 एंड अप टू सो ऑन ऑर्डर ऑफ Gn। ठीक है, चलिए यहाँ तक कुछ नया नहीं पढ़ा हमने। नया हमने बस ये पढ़ा कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से लगता है। अब थोड़ा सा एक नई चीज देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ, वहां से आप देखोगे कि क्या नई प्रॉपर्टी आप जो है इस डायरेक्ट प्रोडक्ट में देख सकते हो। ओके, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, Z2 क्रॉस Z3 का। ठीक है, आप ये जानते हैं कि ये इंटीजर मॉड्यूलो का एग्जाम्पल है। पहले में है आपका इंटीजर मॉड्यूलो एडिशन है पहले वाले में, दूसरे वाले में एडिशन 3 है। ओके, इंटीजर मॉड्यूलो 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो है आपका Z2 किसके बराबर होता है 0,1, और Z3 जो है वो आपका होता है इट इज 0,1,2। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेके देखो तो क्या बनता है। सवाल ये आना चाहिए आपके दिमाग में कि हम ये डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, क्या खास बात है इनकी, तो अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, हाँ इसको लिखिए, 0,0 आ जाएगा, फिर 1 की आप जोड़ियां बनाते जाइए, 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 0,1 आ जाएगा, फिर 0,2 आ जाएगा। इसी तरह से आप 1 की बारी, 1 को जो है इसके साथ प्रोडक्ट कीजिए तो 1,0 आ जाएगा, 1,1 एंड 1,2। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z3 या फिर ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 ये किसके बराबर आता है, ऑर्डर ऑफ G1 इंटू ऑर्डर ऑफ G2। ओके, तो ये कितना हो गया, इसके अंदर है 2, इसके अंदर है 3, यानी कि 6, 6 आ गए ऊपर, है ना। ओके, अब जो है इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं निकालती हूँ इनके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ओके, चलिए इनके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट निकालते हैं, क्या क्या आंसर आते हैं देखो। तो किस तरह से ऑर्डर निकालेंगे हम, अब आपके सामने जो है पहला है ऑर्डर ऑफ 0,0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको कितनी बार ऑपरेट करूं कि मेरा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ये खुद ही एक आइडेंटिटी है, तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए आप, ऑर्डर ऑफ 0,1। पहले जो है 0,1 को ऑर्डर निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, वैसे हमें पता है कि 0 का ऑर्डर किसमें Z2 में कितना होता है, आइडेंटिटी है तो 1 होता है। ठीक है, और 1 का ऑर्डर जो है Z3 के अंदर 3 होता है। लेट्स सी कि इन दोनों का जो है जो ऑर्डर पेयर है इसका ऑर्डर कितना होता है। ठीक, तो हमें ये देखना है कि मुझे कितनी बार इसको ऑपरेट करना पड़ेगा कि मेरे पास जो है आंसर 0,0 आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, अगर मैं इसको 2 बार ऑपरेट करती हूँ तो देखिए क्या आएगा। 2 बार ऑपरेट किया तो 0 को 0 के साथ ऑपरेट किया अंडर Z2, तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, अब 1 को मैं 1 के साथ ऑपरेट करती हूँ, मतलब 1 प्लस 1 अंडर एडिशन मॉड्यूलो कितना है, ये 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0,2 आ गया। ठीक है ना, तो ये 0 नहीं आया, तो मुझे क्या है एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो 0,1 को मुझे एक बार फिर से जो है इस 0,2 के साथ ऑपरेट करती हूँ, तो कितना आएगा ये, 0 को 0 के साथ ऑपरेट किया तो आंसर 0, और 1 को 2 के साथ ऑपरेट किया तो 1 प्लस 2 अंडर इंटीजर मॉड्यूलो 3, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0। कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे कितनी बार ऑपरेट करना पड़ा, मुझे जो है 3 बार ऑपरेट करना पड़ा, है ना। 0,1 डॉट 0,1 डॉट 0,1 जब मैंने किया तब मेरा आंसर कितना आया, 0,0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 0,1 का जो वो है, क्या कहते हैं, 0,1 का जो ऑर्डर है वो कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब ये है कि आप क्या हमेशा ऐसे करते रहोगे, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहाँ पे तो हम बड़े आसानी से निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका एक हो गया 0,0 0,1, नेक्स्ट होगा आपका 0,2। ठीक है, तो 0,2 का कितना आ जाएगा, अब अंदाजे से आप लगा सकते हो कि इसका तो खैर इसका तो 1 है, 2 का कितना है, 2 का है 3, Z3 के अंदर ऑर्डर 3।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे 0,2 को जो है ना 3 बार ऑपरेट करना पड़ेगा। 0,2 .0,2 .0,2। ठीक है, अगर आप 2 बार ऑपरेट करोगे तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि 2 और 2 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, Z3 के अंदर। तो जब 3 बार ऑपरेट करोगे तो देखो 0 0 0, 3 बार ऑपरेट किया तो आंसर 0 आया। और ये हुआ 2 2 4, 2 3 6, तो 6 हो गया। 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 0,2 ये भी कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 0,2 भी आ गया आपका 3। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ, क्या बना, 1,0। ओके, 1,0 का कितना आएगा, 1,0 का आएगा आपका फिर से कितना आएगा, 2 आना चाहिए है ना, क्योंकि देखो 1,0, क्योंकि इससे अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका ऑर्डर फिलहाल 1 है। ठीक है, फिर 1,0। अब देखो 1 को 1 के साथ ऑपरेट करती हूँ मैं, तो कितना आएगा, 1 + 1 2, और 2 को जो है 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी कि 0,0 आ जाएगा। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसका ऑर्डर कितना आया, यहाँ से आपका ऑर्डर ऑफ 1,0 आया 2। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ 1,1। ओके, अब इसका ऑर्डर क्या आता है, तो इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर होता है वैसे 2 Z2 के अंदर, और इसका ऑर्डर होता है 3। ठीक, तो जो मेन डिपेंड कर रहा है वो बड़े वाले पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप समझ रहे हैं तो 1,1 बड़े वाले पे नहीं, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, 1,1 .1,1 .1,1 पहले ये देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। देखो अगर इन तीनों को, इन 3 बार अगर मैं इसको ऑपरेट करूं तो देखो 1 + 1 + 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, यानी कि 3 बार से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, मैं 3 बार इसीलिए क्योंकि देखो 1 को 1 के साथ ऑपरेट करोगे, फिर दोबारा 3 बार 1 के साथ ऑपरेट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये 1 हो जा रहा है, तो मुझे जो है एक बार फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा। एक बार नहीं, 6 बार ऑपरेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब देखो, अब 6 बार ऑपरेट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, पहला वाला 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। और Z2 के अंदर मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, फिर सेकंड वाले को देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली 6 है, 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, 0। यानी कि जब मैं इनको 6 बार ऑपरेट कर रही हूँ तब जाके इसका आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, इससे पहले नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, जैसे कि अगर मैं 3 बार कर रही हूँ तो ये वाला सेकंड वाला जो पोर्शन है, सेकंड वाला जो पोजीशन है, वहां पे 0 आएगा, लेकिन पहले वाले पे नहीं आएगा। अगर मैं 2 बार ऑपरेट करती हूँ तो पहली वाली पोजीशन पे 0 आएगा, सेकंड वाली पे नहीं आएगा, है ना। लेकिन हमें दोनों जगह पे 0 लाना है, तो वो तभी हो पाएगा जब आप इसको 6 बार ऑपरेट करोगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑर्डर ऑफ 1,1 आया वो आया आपका 6। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ 1,1 1,2। ठीक है, अब देखो 1,2 का क्या आएगा, इसका ऑर्डर वैसे कितना है, 2 है, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक है, तो जैसे ऊपर वाला हुआ था वैसे ये भी होगा, इस केस में भी 1,2 1,2 1,2। देखो जैसे मैंने इसको कर दिया ऑपरेट, कितनी बार, 2 बार कर दिया। ठीक है, तो इस केस में जो है पहली पोजीशन पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0। लेकिन ये दूसरी वाली पोजीशन पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब 3 बार करूंगी मैं, अगर 3 बार किया तो ये दूसरी वाली पोजीशन पे तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन पहली वाली पोजीशन पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे दोबारा इसको 6 बार ही ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने इसको 6 बार ऑपरेट किया तो ऑब्वियसली ये एक जो है वो 6 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। उसी तरह से ये जो दूसरी पोजीशन पे ये 2 2 है ना, वो आ रहा है आपका, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 12, और 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी क्या कि इस केस में भी ऑर्डर ऑफ 1,2 कितना आ रहा है, इट इज 6। तो देखिए ऑर्डर ऑफ 0,0 आया आपका 1, ऑर्डर ऑफ 0,1 आया आपका 3, ऑर्डर ऑफ 0,2 आया, ये भी आया आपका 3,
ऑर्डर ऑफ 1,0 आया आपका 2, ऑर्डर ऑफ 1,1 आया आपका 6, और ऑर्डर ऑफ 1,2 भी आया आपका 6। ओके, अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो, अगर मैं Z6 का एग्जांपल लेती हूँ, Z6 का, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, ओके। सो Z6 हैज एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, Z6 के अंदर जो ऑर्डर ऑफ 0 होता है वो भी होता है आपका 1। ठीक है, जो 1 होता है इसका ऑर्डर 6 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ऑर्डर ऑफ 1 भी कितना है, 6 है। अगर 5 लेती हूँ तो 5 का ऑर्डर भी होता है 6। ओके, सो ऑर्डर ऑफ 5, 5 6 30, ये भी होता है 6। उसके बाद अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 3 6, तो 3 बार मुझे इसको ऑपरेट करना पड़ता है, तो 2 का ऑर्डर होता है 3। ओके, सो जैसे यहाँ पे 3 है, ऑर्डर ऑफ 2 इज 3। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 3 12। ओके, इसका भी ऑर्डर होता है 3। ओके, सो ऑर्डर ऑफ 4 इज ऑल्सो 3। और अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 दूनी 6, तो 3 का ऑर्डर होता है 2। ओके, सो ऑर्डर ऑफ 3 इज 2। तो आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे, कि मैंने एक हमारा मेन एग्जाम्पल लिया था Z2 क्रॉस Z3, इन दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया था, और एक मैंने Z6 ले लिया। तो यहाँ से आप थोड़ा समझे होंगे कि ये जो दोनों ग्रुप हैं ये एक जैसे हैं। तो मैं कहती हूँ कि Z2 क्रॉस Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6। ओके, और यू कैन से कि Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z3। ओके, अब ये आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब है, वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं, आइसोमॉर्फिक की डिटेल में हमने बात कर रखी है, लेकिन अगर मैं सिंपल सी भाषा में, जिस स्टूडेंट ने मान लीजिए पहली बार सुना कि आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है, अगर मुझे उसको बताना होगा तो मैं उसे कहूंगी कि भाई सिंपल सी बात में, आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है कि अगर मैं जीवन को आइसोमॉर्फिक कहती हूँ G2 के, तो इसमें ये होता है कि जीवन और G2 का सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, बस इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेबलिंग उनके अलग अलग जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे Z2 क्रॉस Z3 ले लिया, इसमें जो आइडेंटिटी है वो 0,1 से डिनोट हो रही है, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो 0 से डिनोट हो रही है। ठीक है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, कि चलो दोनों की प्रॉपर्टी है कि वो आइडेंटिटी है। ठीक है, वहीं पर एक एलिमेंट है जो 0,1 से डिनोट हो रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट है जो 2 से डिनोट हो रहा है, लेकिन दोनों की सेम बात यह है कि दोनों का एलिमेंट कितना है, 3 है। ठीक है, उसी तरह से मैं 4 और 0,2 के लिए भी कह सकती हूँ कि भाई ये दिखने में अलग अलग है, ये 0,1 है लेकिन यहाँ पे ये 2 है, लेकिन दोनों की सेम बात ये है कि यहाँ पर जो है इसका भी ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 6 है, इसका ऑर्डर 6 है। ठीक, तो Z6 के अंदर, Z6 के अंदर भी 6 एलिमेंट है, और Z2 क्रॉस Z3 के अंदर भी कितने एलिमेंट है, 6 ही एलिमेंट है। और वो जो एलिमेंट है वो एक जैसे ही है, उनके जो ऑर्डर देखो, ऑर्डर एक जैसे है। ठीक है, Z2 क्रॉस Z3 के अंदर भी अगर मैं ये कहूँ कि 3 ऑर्डर वाले 2 एलिमेंट है, ठीक है, 3 ऑर्डर वाले 2 एलिमेंट है, 6 ऑर्डर वाले 2 एलिमेंट है, और 2 ऑर्डर वाला 1 एलिमेंट है, और 1 ऑर्डर वाला 1 एलिमेंट है, वही चीज जो है वो Z2 क्रॉस Z3 के अंदर भी है। ठीक है, कि एक एलिमेंट वाला 1 एलिमेंट है, और सॉरी, 1 ऑर्डर वाला 1 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर वाला भी 1 एलिमेंट है, और 3 ऑर्डर वाला है 2 एलिमेंट है, और 6 ऑर्डर वाले 2 एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग तरह से सिंबल के रूप में अलग अलग तरह से लिखे गए हैं, तो ये आइसोमॉर्फिक हो गए। ठीक है, और अगर मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन दूं, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा, तो अगर मैं फॉर्मली कहूँ कि डेफिनेशन क्या होती है आइसोमॉर्फिज्म की, अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो उसमें दो चीजें होती है, एक क्या इनके दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म, जो कि एक तरह का क्या होता है, फंक्शन होता है, होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरी बात कि वो जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये एक रीजन था जो मैं कह रही थी कि हम इनको पढ़ क्यों रहे।
इन एक्सटर्नल प्रोडक्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए हमें बाद में कोई बड़ा सा ग्रुप स्टडी करना होगा, कोई हमारे पास जी ग्रुप स्टडी करना होगा, तो मान लीजिए किसी के आइसोमॉर्फिक है, जैसे कि किसी जेड एन क्रॉस जेड एम के आइसोमॉर्फिक है, इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि भाई ये इसके आइसोमॉर्फिक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें जेड एन क्रॉस जेड एम की तो प्रॉपर्टीज पता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज की मदद से हम इसको भी जान सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी कॉम्प्लेक्स सा जो ग्रुप है उसको जो है सिंपल ग्रुप में भी देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को देखने का अलग अलग नजरिया है। ठीक है, आप जैसा इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हो वो आप पे बात है कि आप और कौन से इसके अंदर से रिजल्ट खुद देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे चलो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात हुई, तो एक नई हेडिंग डाल देते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, जेड एन क्रॉस सॉरी जी वन क्रॉस जी टू के अंदर। ओके, सो वी कैन से order of element in z1 cross z2 cross up to so on zn। ओके, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ g1 कॉमा g2 कॉमा अप टू सो ऑन gn है, ठीक है, ऑब्वियसली ये g1 क्रॉस g2 अप टू सो ऑन gn का एक एलिमेंट है। इसका जो ऑर्डर होता है, अगर आपने ऊपर थोड़ा सा नोटिस किया होगा, तो इट इज एक्चुअली LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ g1 कॉमा ऑर्डर ऑफ g2 कॉमा अप टू सो ऑन ऑर्डर ऑफ gn। ठीक है, यानी क्या कि जो ऑर्डर होता है इस एलिमेंट का, जो g1 क्रॉस g2 अप टू सो ऑन gn में होता है, वो एक्चुअली क्या होता है कि इन सब का जो इंडिविजुअल ऑर्डर है ना, उनका एलसीएम लेना होता है। ठीक है, अगर आप ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में नोटिस करोगे तो यही किया हमने। ठीक, जैसे यहाँ पर है, ओके, यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ऑर्डर ऑफ 1,2 है, तो 1 का ऑर्डर Z2 के अंदर कितना है, 2 है, और 2 का ऑर्डर Z3 के अंदर कितना है, 3 है। तो एलसीएम ऑफ 2,3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो अब ये करने की जरूरत नहीं, अब आपको पता है कि कैसे निकालना है, बस एलसीएम निकाल देना है। लेकिन एलसीएम तो तभी निकाल पाओगे ना जब आपको जो है, जो हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, जो ये G1 G2 अप टू सोन GN है, इन ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर पता हो, है कि नहीं? जब आप इन ग्रुप्स को अच्छे से समझते हो तभी आप जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट है उनके उनका ऑर्डर निकाल सकते हो, उन एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल सकते हो, राइट? तो ये है कि आपको अपना जो बेसिक है वो क्लियर करना है, उसके लिए आप पुरानी वाली वीडियोस को अच्छे से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, ओके। हाँ, अब नेक्स्ट आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, यही लेती हूँ मैं, Z2 क्रॉस Z3 का एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को ब्रेक डाउन करके रिजल्ट निकालते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी, जैसे हमने Z2 क्रॉस Z3 लिया था। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर निकला आपका 6। ठीक, तो Z2 क्रॉस Z3 में जो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अभी आपने ऊपर भी देखा, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते हैं, एक होता है आपका 2, 1, 2, 3 और 6, जो 6 के क्या है, डिवाइजर्स हैं, 6 के डिवाइजर हैं ये। ठीक है, और Zn के केस में ऐसा होता है कि जो डिवाइजर होते हैं वो आपके जरूर आपको दिखाई देगा कि वो जरूर ऑर्डर बनाता है। वही चीज Zn क्रॉस Zm के अंदर भी होती है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो है एग्जांपल लेती हूँ Z2 क्रॉस Z3 का। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये हमेशा 1 ही रहता है। तो ये तो आप जानते हैं ये कितना है, 1 है, लेकिन कैसे, देखो ये ऐसे, हमें एक चीज, एक रिजल्ट आपको याद होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर इन Zn किसके बराबर होता है, 5D के बराबर होता है। ठीक है, आपको याद है ये चीज कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D, ओके, ऑब्वियसली D जो है वो ऑर्डर ऑफ जो भी है आपका Zn उसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D किसके बराबर होता है, 5D के बराबर होता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लगाती हूँ। तो देखो 1 ऑर्डर का जो एलिमेंट है Z2 के अंदर वो कितना होगा, 5 1 होगा। ठीक है, और उसी तरह से Z3 के अंदर 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा,
5 1 होगा। आपने बस दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा 1 × 1। ठीक है, विच इज 1। ऑब्वियसली हमेशा ध्यान में रखिए, चाहे कोई भी ग्रुप ले लो, उसके अंदर जो वन ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है वो केवल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इस चीज को आप दूसरे एग्जांपल से समझोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब देखो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें, वो नंबर निकालने हैं जिनका एलसीएम 2 आ सकता है। ठीक है, वो ऑर्डर निकालने हैं जिनका एलसीएम 2 आ सकता है। तो हम ले रहे हैं Z2 क्रॉस Z3। ठीक है, अब एलसीएम 2 कब आ सकता है वो हमने पॉसिबिलिटी देखनी है। देखो, अब Z2 के अंदर एक वन ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, और क्या Z3 के अंदर टू ऑर्डर का हो सकता है। चलो पहले हम बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी कैसे निकलेगी दो एलसीएम निकलने के। तो देखो ऐसा निकल सकता है, या तो एक नंबर एक हो या तो दो हो। ठीक है, या तो इधर दो हो या तो एक हो या तो दोनों दो हो, यही पॉसिबिलिटी है। तभी इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम में अभी स्क्वायर ब्रैकेट से निकाल रही हूँ, तो एलसीएम जो है वो कितना आएगा, वो 2 आएगा। ठीक है, अब देखो Z2 के अंदर तो वन ऑर्डर का एलिमेंट है, लेकिन क्या Z3 के अंदर टू ऑर्डर का एलिमेंट होता है, नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी तो गई। उसके बाद Z2 के अंदर दो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, बिल्कुल होता है। और Z3 के अंदर क्या वन एलिमेंट का ऑर्डर होता है, तो बिल्कुल होता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, टू की बात करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं गई, क्योंकि Z3 के अंदर दो ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये बीच वाली। ठीक, अब देखो दो ऑर्डर का कितने एलिमेंट होंगे, 5 2 एलिमेंट होंगे। बाय दिस अबव डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को यूज कीजिए कि दो ऑर्डर के जो एलिमेंट होंगे वो 5 2 होंगे Z2 के अंदर। डॉट वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 1 होंगे। ठीक है, तो यानी क्या कि 2 का 5 ऑफ 2 कितना होता है, 1 होता है, इंटू 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आई होप इस वाले में आपको समझ में आ जाएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन Z2 क्रॉस Z3। ओके, तो ये है आपका Z2 क्रॉस Z3। अब सबसे पहले ये देखिए कि तीन एलसीएम आने की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये 1 हो, ये 3 हो, ये 3 हो, ये 1 हो, या ये 3 हो, ये 3 हो। इन तीनों केस में जो है एलसीएम 1 आ सकता है। ठीक है, अब देखो क्या वन ऑर्डर का एलिमेंट होता है, क्या वन ऑर्डर होता है Z2 के अंदर, बिल्कुल होता है। और क्या 3 ऑर्डर का एलिमेंट होता है Z3 के पास, तो बिल्कुल होता है। तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई। क्या 3 ऑर्डर का एलिमेंट होता है Z2 के पास, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि Z2 के अंदर टोटल एलिमेंट ही 2 हैं। ऑर्डर ऑफ G इज 2। ठीक है, और एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी तो गई। उसके बाद ये भी गई, क्योंकि Z2 का ऑर्डर 3 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इसके पास सिर्फ पहली वाली पॉसिबिलिटी हुई। तो वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे Z2 के अंदर, 5 ऑफ 1। और 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे Z3 के अंदर, 5 ऑफ 3। तो दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, यानी कितना आ जाएगा 1 इंटू 5 ऑफ 3 कितना होता है, 2 होता है, यानी कि कितना आंसर 2 आ गया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6। ओके, सो लेट्स चेक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6। ओके, अब वही बात कि एलसीएम 6 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए एलसीएम 6 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैं अभी डिटेल में बता रही हूँ, आगे डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप इस चीज को अभी समझ लीजिएगा। ये 1 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। इसी केस में एलसीएम 6 आ सकता है। क्या पहली पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है Z3 के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि 6 ऑर्डर का एलिमेंट Z2 के अंदर है नहीं। क्या तीसरी पॉसिबिलिटी है, देखो दो ऑर्डर का एलिमेंट Z2 के अंदर होता है, 3 ऑर्डर का एलिमेंट Z3 के अंदर होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 3 ऑर्डर का एलिमेंट Z2 के अंदर नहीं होता, तो एक ही पॉसिबिलिटी हुई, कौन सी, 2 और 3 की। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना, 5 ऑफ 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितना, 5 ऑफ 3। ओके, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 इंटू 2, यानी कि कितना आंसर आ गया, 2 आ गया।
ठीक है, अब आपको याद है कि 6 ऑर्डर के जो है Z2 क्रॉस Z3 के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, और 3 ऑर्डर के भी Z2 क्रॉस Z3 के अंदर 2 एलिमेंट थे, और 2 ऑर्डर का जो है एक ही एलिमेंट था, और आइडेंटिटी, एक ऑर्डर का तो आइडेंटिटी ही था। ठीक है, आपको याद है ये ऊपर वाला। आज माउस नहीं है मेरे पास तो इसी से काम चला रही हूँ। हाँ देखिए, 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट है, और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, और एक ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी इतना लंबा दिख रहा है, लेकिन जब आप जो है सॉल्व करोगे ना, कि एक एक स्टेप में हो जाएंगे, तो टोटल कितना आ गया देखो, ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया 4, फिर ये एक 5, और ये ऊपर का 6, तो टोटल एलिमेंट्स आ गए आपके 6। ठीक है ना, सो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, तो इस तरह से आप जो है ये सिर्फ किसकी बात चल रही है अभी, अभी ये Z2 क्रॉस Z3 की बात चल रही थी। ठीक है, तो यहीं से हम जो है Zn क्रॉस Zm की भी बात करते हैं। ओके, तो एक फॉर्मूला देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Zn क्रॉस Zn। देखिए, ये हर ग्रुप पे, हर Gn क्रॉस G2 पे नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, सिर्फ किस पे, Zn क्रॉस Zm की बात चल रही है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इट इज समेशन ऑफ फाइव ऑफ D1, जैसे हमने ऊपर किया ना, इंटू फाइव ऑफ D2। ठीक है, वेर कि जो D1 है ये किसको डिवाइड करेगा, इस n को, जो D2 है ये किसको डिवाइड करेगा, इस m को, और LCM ऑफ D1 और D2 किसके बराबर होने चाहिए, जितना ये D है। ओके, विच इज इक्वल टू D। अगर मुझे D ऑर्डर का एलिमेंट देखना है कि कितने एलिमेंट हैं Zn क्रॉस Zn के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइव ऑफ D1 निकालो, फाइव ऑफ D2 निकालो, ऐसे ही D1 और D2 हैं जिनका एलसीएम D के बराबर आता है। ठीक है, यही हमने ऊपर किया। ठीक है, तो ये सिर्फ फॉर्मूला किसके लिए, Zn क्रॉस Zm के लिए है। ठीक है, तो आई थिंक सो आज का जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। आज आपने Zn क्रॉस Zm, और ऐसे ही नहीं है कि दो ही नहीं, आप अब इसको जो है बढ़ाकर 3 प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5 हो गया। ठीक है, तो आप इसको जो है एज अ होमवर्क ले सकते, इसको क्या ले लियो आप, इसके निकालने आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ all possible orders, all possible orders, this is your homework। जैसे ऊपर किया वैसे ही करना है, बस इसमें क्या है, 3 आ गए, अब 4 आ गए, 10 आ गए, घबराना नहीं है, बस एलसीएम ही तो निकालना है। ठीक है, तो ये था आज आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किस तरह से जो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एक ग्रुप बनाता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा Zn क्रॉस Zm का एग्जाम्पल देखा, और उसके अंदर उन एलिमेंट्स के ऑर्डर किस तरह से निकालने हैं वो चीज़ देखी है। ठीक है, इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, वहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। आई थिंक सो लंबा जाएगा ये। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।